जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे जो करंट अफेयर सीरीज हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम अक्टूबर 2021 से लेके मई 2022 तक का करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। उसमें आज हम देखेंगे इकोनॉमिक का सेक्शन, जिसको आर्थिकी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्या है, केंद्रीय बजट 2022-23 आया, जो कि 1 फरवरी 2022 को पेश किया गया। आगामी 25 वर्ष को क्या कहा गया है, अमृतकाल कहा गया है। और इसकी इस बजट की क्या है, 4 प्राथमिकताएं। कौन सी? पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता में वृद्धि और निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना, ये तीसरा। और चौथा क्या है, निवेशों का वित्त पोषण। ठीक है। पीएम गति शक्ति के 7 इंजन क्या क्या? सड़क, रेलवे, जलमार्ग, एयरपोर्ट, पत्तन, सार्वजनिक परिवहन और लॉजिस्टिक अवसंरचना। बजट में प्राप्तियां और व्यय क्या क्या है? तो जो 2021-22 में जो अनुमानित था वो कितना था? 37.7 लाख करोड़। और जो हुआ है वो कितना है हमारा? 39,44,909 करोड़। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं सीधे राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियां। ठीक है। इसको अनुमानित किया गया था 6.9%, जो कि वो है 6.4%। ओके। आगे हम देख लेते हैं सार्वजनिक जो उपक्रम है उनको विनिवेश करके हम लगभग सरकार ने लक्ष्य रखा है 65,000 करोड़ रुपए प्राप्त करने का। ठीक है। आगे सरकार के व्यय के प्रमुख जो संगठक हैं क्या है? ब्याज अदायगी 20%, कर और शुल्कों से में राज्यों का जो हिस्सा है वो 17% है। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं वो 15% है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण 10%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं 9%, रक्षा आर्थिक सहायता सब्सिडी 8% और पेंशन 4%। सरकार की प्राप्ति के जो प्रमुख स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? जो उधार और अन्य देयताएं हैं 35%, जीएसटी 16%, निगम कर 15%। ठीक है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है 7% और कर भिन्न राजस्व सीमा शुल्क जो है 5%। सब्सिडी की मद में जो कटौती है वो कितना है? 27.10%। सबसे अधिक कटौती किसमें की गई? खाद्य में, फिर उर्वरक, पेट्रोलियम। आगे हम देख लेते हैं रक्षा में कुल व्यय का घरेलू बाजार से खरीद के लिए कितना आरक्षित किया गया? 68%। सहकारी समिति एवं कंपनियों के लिए वैकल्पिक आयकर में एमएटी जो है कि 15% है। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर कर कितना? 30%। इक्विटी शेयरों व यूनिट व दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर सरचार्ज 15%, अन्य दीर्घकालिक पूंजीगत लाभों पर 37%। आगे हम देख लेते हैं इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने के पर जो उत्पाद शुल्क है 2 रुपये प्रति लीटर है। मल्टीलॉजिस्टिक पार्क क्या? 4 पीपीपी मॉडल बनाए जाएंगे। रेल मार्गों को क्या? एक स्टेशन एक उत्पाद कवच प्रौद्योगिकी और 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। पर्वतमाला में क्या है? राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें 60 किलोमीटर की 8 रोपवे परियोजनाएं स्टार्ट की जाएंगी। कृषि में देख लेते हैं रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि के लिए गंगा नदी के 5 किलोमीटर तक कॉरिडोर बनाएंगे। किसान ड्रोन्स को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रमुख नदी लिंक परियोजनाएं कौन सी? केन बेतवा, दमन गंगा, पिंजाल, पार तापी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी। राष्ट्रीय कदन्न वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। क्या? जो मोटे अनाज होते हैं, मिलेट्स ईयर। उसको नाबार्ड की सहायता से संरचित पूंजी कोष का निर्माण किया गया है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2023 तक। गुणवत्ताप्रद शिक्षा एवं कौशल विकास किया गया है, जो कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं 1+1 टीवी चैनल की तरह 12 से बढ़ा के 200 टीवी चैनल कर दिए गए हैं। ड्रोन शक्ति तथा ड्रोन एज ए सर्विस के लिए स्टार्टअप को प्रोत्साहन। हेल्थ में देख लेते हैं क्या? नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम स्टार्ट किया गया। निम्हांस नोडल एजेंसी है। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श हेतु नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। सक्षम आंगनबाड़ी, पीएम पोषण मिशन शक्ति, ये सारी चीज़ें भी लॉन्च की गई। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम देख लेते हैं क्या है। तो आगे हमारा समावेशी कल्याण, पीएम डिवाइन। ठीक है। जो कि उत्तर पूर्व में आवश्यकता आधारित अवसंरचना एवं सामाजिक विकास हेतु है। ठीक है। डिजिटल पेमेंट
किसके लिए आई है हमारी, जो कि है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापना के लिए, 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सिस्टम करने के लिए, उत्तरी सीमावर्ती गांव के निकट वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और 2030 तक 280 गीगावाट सौर विद्युत ऊर्जा, 5 बड़े शहरों में फिशिंग हार्बर। आगे हम देख लेते हैं उत्पादकता संवर्धन एवं निवेश में, तो कारोबारियों की सुगमता के लिए राइट टू नो की जगह नीड टू नो, ये सब सारी चीज़ें रहेंगी। आगे निवेशों का वित्त पोषण कैसे किया जाएगा, हरित अवसंरचना के संसाधनों हेतु ग्रीन बॉन्ड, आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपये लॉन्च किया जाएगा 2022-23 में, और राज्यों को जो जीएसडीपी के 4% तक राजकीय घाटे की अनुमति रहेगी। ठीक है, एमएसएमई के लिए क्या किया गया है, उद्यम, ई श्रम पोर्टल, नेशनल करियर सर्विस, असीम पोर्टल। ये असीम पोर्टल काफी इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है कि असीम पोर्टल किससे रिलेटेड है, तो एमएसएमई से रिलेटेड है। रेंजिंग एंड एसिलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैम प्रोग्राम भी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में। वी अनंत नागेश्वरन जो मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं संजीव सान्याल की जगह। ठीक, पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब आया था, 1950-51 में आया था, इसको हम ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं, और जो कि 1964 तक बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, 2021-22 में जीडीपी में वृद्धि 2% अनुमानित की गई है, कृषि में 3.9%, उद्योगों में 11.8% और सेवा क्षेत्र में 8.2% की। आगे हम देख लेते हैं जीबीए में विभिन्न क्षेत्रों में या उप क्षेत्रों में योगदान उसका कितना है जीबीए का, तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का कितना 18.8% है, उद्योगों में 28.2% है और सेवाओं में 53.0%। आगे हम देख लेते हैं 2022-23 के लिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, विश्व बैंक ने अनुमानित किया था 8.7%, एनएसओ ने 8.9%, एशियाई विकास बैंक ने 7.5%, आरबीआई ने 9.2%, आईएमएफ ने 9%, जो अपनी विश्व आर्थिक आउटलुक जारी करता है उसमें, और यूएन ने 9%। आगे हम देख लेते हैं प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय क्या है, वर्तमान कीमतों पर क्या इतना है, तो हमारी हो जाएगी 1,50,326 रुपये, और स्थिर कीमतों कितना है 93,973 रुपये। ठीक है, आगे हम चलते हैं टीकाकरण योजना पे। तो जो टीकाकरण था उसमें 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ था और 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ टीका 18+ एज वाले व्यक्तियों को लग चुका था। ठीक है, और 15 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु के लिए 3 जनवरी 2022 से टीकाकरण प्रारंभ हुआ। आगे हम देख लेते हैं जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ के अब कितना 634 अरब डॉलर हो गया। ठीक है, और जो कि लगभग 13.5 महीने के व्यापारिक आयात के बराबर है। ठीक, और चीन उसे जापान स्विट्जरलैंड के बाद चौथा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया भारत। ठीक है, चीन पहले नंबर पे, फिर से जापान, थर्ड पे स्विट्जरलैंड। भारत पर जो विदेशी ऋण है वो कितना है 1409 बिलियन यूएस डॉलर है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं तो जो हमें विदेशी ऋण है उसमें कौन कौन से घटक हैं, तो जो वाणिज्यिक उधार हैं, जो भारतीय जो एनआरआईज हैं उनकी जो डिपॉजिट है, और जो अल्प अवधि का जो व्यापार ऋण है वो है। ठीक है, आगे हम उसके और अलावा देख लेते हैं क्या क्या है। भारत के विदेशी ऋण के प्रमुख रूप कौन कौन से, अमेरिकी डॉलर 52%, भारतीय रुपया 32% और जापानी येन 5.3%। आगे हम देख लेते हैं कौन से प्रमुख उत्पादों को जो हम निर्यात करते हैं, तो सबसे अधिक किसका निर्यात करते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद का। ठीक है, उसके बाद मोती और बहुमूल्य पत्थर, थर्ड पे लोहा एवं इस्पात, फोर्थ पे औषधि फार्मुलेशन और फिफ्थ पे स्वर्ण एवं अन्य आभूषण। ठीक है, अप्रैल नवंबर 2021 में सर्वाधिक निर्यात वृद्धि किसमें हुई, कृषिगत निर्यातों में। ठीक है, अब भारत में वस्तुगत निर्यातों में सबसे प्रमुख कौन है, तो हम यूएसए फर्स्ट पे, यूएई सेकंड पे, चीन थर्ड पे, और बांग्लादेश फोर्थ, हांगकांग फिफ्थ पे। जो आयात हम करते हैं वो किसका सबसे अधिक करते हैं, जो पेट्रोलियम क्रूड होता है उसका, फिर से गोल्ड का, फिर से पेट्रोलियम पदार्थ का, फिर से मोती बहुमूल्य पत्थर और कोयला का। ठीक है, कहाँ कहाँ से, सबसे नंबर 1 पे चीन है, फिर यूएई है, फिर यूएसए है, फिर सऊदी अरेबिया है, फिर इराक। ठीक है, जब हम निर्यात करते हैं तो सबसे अधिक हम यूएसए करते हैं, और जब
आयात करते हैं तो सबसे अधिक चीन से करते हैं, ठीक है। और दोनों में फर्स्ट पे पेट्रोलियम है, ठीक है, आयात निर्यात दोनों में। सेकंड पे यहाँ गोल्ड है, यहाँ पे क्या मोती और बहुमूल्य पत्थर है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं जो भारत का व्यापारिक शेष सर्वाधिक अनुकूल किसके है, अमेरिका के। और सबसे अधिक प्रतिकूल, सबसे अधिक मतलब हमारे गैप किसके बीच में, चीन के। ये तो सिंपल सी बात है। आगे हम देख लेते हैं भारत का जो पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड है वो कौन से द्वारा लॉन्च किया गया, पीएफसीएल के द्वारा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत देश का पहला हरित नगर निगम कौन सा है, तो गाजियाबाद नगर निगम जो है उत्तर प्रदेश का, वो पहला हरित नगर निगम है। आगे जो गैर हरित जो प्रथम नगर निगम है वो लखनऊ था, ठीक है। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता कहाँ दे दी गई, अल सल्वाडोर में। और आगे देख लेते हैं कृषि संबंध, देश में कार्बल में सबसे बड़ा नियोक्ता है, सबसे अधिक मतलब इस क्षेत्र में लगे हुए लोग। जीबीए में 18.8% का योगदान देता है, 2021-22 में 3.9% की वृद्धि हुई थी। कुल खाद्यान्न भारत में कितना उत्पादन हुआ, 308.65 मिलियन टन, 308.65 मिलियन टन, ठीक है। एमएसपी का जो निर्धारण है वो कौन करती है, सीएसीपी करती है, ओके। उसकी सिफारिश पे 22 अनिवार्य फसलों, जिसमें 14 खरीफ की हैं, 6 रबी की, और जो 2 व्यावसायिक फसलें उनका किया जाता है। आगे हम इसमें 14 जो खरीफ की फसलों से मुख्य हैं, धान है, ज्वार है, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, सोयाबीन, सूरजमुखी का बीज, तिल, नाइजर सीड, कपास, मूंगफली। जो खरीफ वाली फसल, छह, ये खरीफ नहीं, छह यहाँ रबी हो गया, गलत हो गया है, तो इसको हम सही करेंगे रबी। छह जो रबी की फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं हमारी, गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड और सरसों और कुसुम। और जो व्यावसायिक फसलें हैं वो कौन सी, जूट और खोदरा। आगे हम देख लेते हैं खोपरा, सॉरी खोपरा क्या होता है, नारियल का जो छिलका होता है उसको खोपरा बोलते हैं। आगे भारत जो सबसे अधिक कृषि निर्यात करता है वो किसका करता है, समुद्री उत्पाद का, फिर से चावल जो बासमती के अलावा है, फिर से मसाले, फिर चीनी, फिर से गैस, फिर से भैंस का मांस। और पशुधन पाल्ट्री पक्षियों की गणना 20वीं गणना 2019 में हुई थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रमुख मवेशियों, प्रमुख नस्ल कौन से, गिर है, लखीमी है, साहिवाल है। आगे मुर्रा नस्ल जो है भैंस की है, उत्तर प्रदेश राजस्थान की। भेड़ की विदेशी नस्ल कौन सी है, कोलडेल, और देसी नस्ल कौन है, नेल्लोर। ब्लैक बंगाल नस्ल किसकी है, बकरी की। आगे हम देख लेते हैं विश्व वन स्थिति रिपोर्ट जो है हमारी 2022 की खाद्य एवं कृषि संगठन या फेव द्वारा जारी की गई है, विश्व वन स्थिति रिपोर्ट। और 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस हुई कहाँ पे, सियोल में, दक्षिण कोरिया में, ठीक है। और पृथ्वी के लगभग 31% पर वन फैले हुए हैं। आगे हम देख लेते हैं भारत विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, ठीक है। आगे हम और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो बागवानी जो फसलें हैं उसमें क्या 337.3 मिलियन टन हो गई हैं। भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवाचार रिपोर्ट जारी की गई है भारतीय उद्योग परिसंघ व यूएसए द्वारा। आगे जीआई टैग प्राप्त बिहार मखाना का नया नाम क्या है, मिथिला मखाना, ये इंपॉर्टेंट है। कृषि उड़ान 2.0 लॉन्च हुई है 27 अक्टूबर 2021 को पूर्वोत्तर पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के लिए। रबी फसलों की एमएसपी 2022-23 में सर्वाधिक वृद्धि हुई है किसमें, मसूर और रेपसीड में। और सबसे कम वृद्धि जौ में हुई है, तो इतनी नहीं चीज़ें हम नहीं याद कर पाएंगे। जो खरीफ की फसल है उसमें सर्वाधिक वृद्धि तिल में हुई है। आगे और देख लेते हैं। अच्छा कब कर आ जाता है कितना वो है आपका रेट कितना चल रहा है, तो एक बार हम वो देख लेते हैं। जो गेहूं का जो न्यूनतम एमएसपी है कितना, 2015 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है, जिसमें 40 रुपये की वृद्धि की गई है। और जो धान का है 1940 रुपये, ठीक है। आगे हम और देख लेते हैं उद्योग क्षेत्र में पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई है। और इस इसके प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उसके और अलावा आगे हम देख लेते हैं पाइपलाइन में शीर्ष हिस्सेदारी वाले कौन से क्षेत्र हैं, सड़कें हैं, रेलवे, बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन और दूरसंचार। सड़कें 27%, रेलवे 25% भागीदारी के साथ। उद्योगों में जो एफडीआई है रक्षा क्षेत्र में बढ़ा के 74% कर दी गई है ऑटोमेटिक रूट से।
और 100% कर दी गई है सरकारी रूट से। ठीक है। जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें 74%, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस में 100% और दूरसंचार में भी 100%। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं निर्यात तैयारी सूचकांक, जो है नीति आयोग और प्रतिस्पर्धा संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 4 अंक है, नीति, व्यापार, परितंत्र, निर्यात और चौथा क्या है, निर्यात। तो इसमें सबसे टॉप पे कौन सा है, इसमें निर्यात और एक और कुछ गलत लिख रखा है, हम अगला देख लेते हैं। इस रैंकिंग में गुजरात क्या टॉप पे है, महाराष्ट्र उसके बाद, उसके थर्ड पे कर्नाटक है। ठीक है। जो दुनिया में शीर्ष मूल्यवान शेयर बाजार कहाँ का है, अमेरिका का, दूसरे नंबर चीन पे, तीसरे पे जापान पे और पांचवें नंबर पे हमारा भारत का है। आगे हम देख लेते हैं जो कच्चा इस्पात होता है उसमें उसके उत्पादन में सबसे एक पे चीन है, सेकंड पे इंडिया है और थर्ड पे जापान है। लीड्स रिपोर्ट आई थी उसमें गुजरात टॉप पे था, हरियाणा सेकंड पे था। ठीक है। यूपी सुधारकर्ता वाले श्रेणी में। पीएम मित्र पार्क योजना स्टार्ट हुई है किसकी, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की, जिसमें 7 पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं इसमें 5 एफ हैं कौन से, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क में 30% प्लस 500 करोड़ अधिकतम, ब्राउनफील्ड में 30% प्लस 20 करोड़ अधिकतम लगाया जाएगा। आगे हम देख लेते हैं जो पीएफसीएल है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये महारातना का दर्जा पाने वाली सबसे लेटेस्ट कंपनी है। तो अब महारातना कितनी कंपनियां होंगी, टोटल 11 कंपनियां हो गई हैं। ठीक है। कौन कौन से, भेल हो गई, गेल हो गई, सीएल हो गई, बीपीसीएल हो गई, सीआईएल हो गई, आईओसीएल हो गई, ओएनजीसी, पीजीसीआईएल, एचपीसीएल, एनटीपीसीएल और पीएफसीएल। ठीक है। पीएफसीएल। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं भारत की जो पर्यटन सांख्यिकी है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक आते हैं उसमें विश्व में भारत का जो हिस्सा है 1.59% है। और सबसे अधिक कहाँ बांग्लादेश से आते हैं, फिर यूएसए से आते हैं। और घरेलू पर्यटक में सबसे अधिक तमिलनाडु से, फिर यूपी से, फिर से कर्नाटका से, फिर से आंध्रा से, फिर तेलंगाना से। और विदेशी पर्यटक में जो आते हैं किस राज्य में, सबसे अधिक महाराष्ट्र में आते हैं, फिर तमिलनाडु में, फिर तब यूपी में। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं देश का जो पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे है, कांडला गुजरात में, भुज क्षेत्र में। अब पुराना निर्यात जोन कहाँ पे है, इंडियन ग्रिड बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ये है, जो कांडला गुजरात का देश का सबसे पुराना निर्यात जोन है। ठीक है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स लॉन्च किया गया है। इसमें क्या अमेरिका फर्स्ट पे है, भारत 20वें स्थान पे है और बेंगलोर जो इंडिया का वो 10वें स्थान पे, नई दिल्ली 14वें स्थान पे। आगे हम आ जाते हैं एक उभरते सितारे कोर्स किया गया वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री द्वारा लखनऊ में एमएसएमई के लिए। ठीक है। और एक्जिम बैंक और सिडबी के द्वारा इसका स्थापना की गई थी। इसके आगे जो जीआई टैग दिया गया किसको, सिरारा खोंग हैथी मिर्च है मणिपुर की, उसको दिया गया है। ठीक है। विश्व की सबसे तेज या सबसे गर्म मिर्च बोलते हैं इसको। ठीक है। और किसको दिया गया, टोमेंगलोंग संतरा को दिया गया जो कि मणिपुर का ये भी है। ठीक है। आगे प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2021 आया। इसके बाद और आगे हम देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट। भारत का सतत विकास जलवायु परिवर्तन में जो स्कोर है सुधरकर 66 हो गया। ठीक है। आगे जो जीएसवीए है उसमें सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी में सर्वाधिक कहाँ है, चंडीगढ़ में 74% और सिक्किम में सबसे कम 24.9% है। सागरमाला कार्यक्रम के अंदर देश की जो 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है और 14,500 किलोमीटर लंबा जो नौवहन योग्य जलमार्ग है उसके लिए। जो भारत की जो नई स्टार्टअप कैपिटल है वो कौन है, दिल्ली बन गई, पहले बेंगलोर थी। सर्वाधिक पंजीकृत स्टार्टअप कहाँ है, महाराष्ट्र में। और जो कुल यूनिकॉर्न की संख्या है इसमें भी 43 से पुराना डाटा है। अभी का जो लेटेस्ट डाटा उसके हिसाब से 101 स्टार्टअप्स हैं और जो 101वां स्टार्टअप है वो कौन बना, जो फिजिक्स वाला। ठीक है। अगला हम देख लेते हैं प्रमुख फसलों के उत्पादक राज्य कौन से हैं। तो चावल में पश्चिम बंगाल टॉप पे, गेहूं में उत्तर प्रदेश, गन्ना में उत्तर प्रदेश, खाद्यान्न में
उत्तर प्रदेश, मक्का में कर्नाटक, सोयाबीन में महाराष्ट्र, कपास में महाराष्ट्र। ठीक है। जूट और मेस्ता में क्या है, पश्चिम बंगाल, और मूंगफली में गुजरात। आगे आ जाते हैं, दालों में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। प्रमुख जो नीतिगत दस्तावेज या कार्यक्रम है उसमें क्या क्या कौन से हैं, तो आरबीआई की जो सीआरआर है इस टाइम कितना 4% है, एसएलआर कितना 18%। ठीक है। और रेपो रेट क्या था 4.4%, 40% है। एसडीएफआर 4.15% है। रिवर्स रेपो रेट क्या है 3.35% है। जो बैंक रेट बोलते हैं वो कितना है 4.65% है। एमएसएफ रेट 4.65% है। तो इतना सारी चीज़ें नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी है, सीआरआर, एसएलआर, ये जो 4% होती है 18% होती है, रेपो रेट क्या 4.40%, और रिवर्स रेपो 3.35%, और बैंक रेट क्या 4.65%। ठीक है। आगे हम आ जाते हैं, जो स्थायी जमा सुविधा दर एसडीएफआर है उसमें अधिशेष तरलता निकालने के लिए किसी भी प्रकार की जमानत की आवश्यकता नहीं। ठीक है। और इसको 2014 में उर्जित पटेल की समिति ने सिफारिश से बनाया गया था, 2022 में आरबीआई नीति में का हिस्सा है। ठीक है। आगे आ जाते हैं, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है उसका डाटा देख लेते हैं। 28 राज्य NFSW 5th हुआ है। ठीक है। और इसमें 28 राज्य क्या और 8 केंद्र शासित प्रदेश के 707 जिलों में हुआ है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितनी हो गई है 2.0, 5 राज्यों में 2.1 से अधिक है, जिसमें बिहार में सर्वाधिक है 2.98 और उत्तर प्रदेश में 2.35 है। और जो गर्भ निरोधक का प्रचार दर कितना 67%। जो हॉस्पिटल में जन्म होता है 89% लगभग होने लगे हैं जन्म। और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में हो रही है। ठीकनापन क्या है, मेघालय में सबसे अधिक है, पुडुचेरी में सबसे कम। लिंगानुपात देख लेते हैं 1017 हो गया है। ठीक है। और एमएमआर जो होता है वो मातृ मृत्यु दर जो होती है 103 है, जो केरल में सबसे कम है 30, और यूपी में सबसे अधिक इसमें गिरावट हुई है। आगे हम देख लेते हैं, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कहाँ है, बेंगलुरु में। आगे, वर्णिका स्याही निर्माण इकाई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड द्वारा BRBNMPL मैसूर में हुआ है। ठीक है। एमएसएमई ने रुपे क्रेडिट कार्ड एनपीसीआई प्लस 4 बैंक कौन से, कोटक महिंद्रा, एसबीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा से मिलकर करने का स्टार्ट किया है। भारत का जो पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स है वो क्यों उसके द्वारा जारी किया गया, ICLS के द्वारा। अभी हम देख लेते हैं, आरबीआई द्वारा जो अनुसूचित बैंक का दर्जा है उसको एयरटेल पेमेंट बैंक को दिया गया है। और एयरटेल पेमेंट बैंक जो है भारत का पहला भुगतान बैंक है, 2017 में स्टैब्लिश हुआ था, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। पेटीएम पेमेंट बैंक दिसंबर 2021 में स्टैब्लिश हुआ था, इसका मुख्यालय नोएडा में। ठीक है। और पेमेंट बैंक की स्थापना नचिकेत मूर्ख कमेटी के द्वारा सिफारिश से दिया गया था, 2013 में एक कमेटी हुई थी। भारत में जो रिजर्व बैंक हो 1934 का एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934, उससे स्टैब्लिश हो रखा। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, ऑफलाइन डिजिटल भुगतान फ्रेमवर्क क्या है आरबीआई का। कार्ड्स, वॉलेट्स और मोबाइल डिवाइस इसके थ्रू इसका भुगतान करना। जो मजदूरी दर सूचकांक है उसको संशोधित वर्ष होकर चेंज करके 2016 कर दिया गया। ठीक है। इसको किया किसके गया द्वारा किया गया, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया गया, ILO और NSC की सिफारिशों पर। आगे हम देख लेते हैं, जो नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS है उसमें बड़े राज्यों में 10 मिलियन प्लस राज्यों में, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जन्म दर कहाँ, बिहार में, केरल में, सर्वाधिक बिहार में है और सबसे कम केरल में है। ठीक है। और सबसे कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है कितना 11.0। उत्तर प्रदेश सेकंड स्थान पे है, वो कितना 25.4 सर्वाधिक वाले में। मृत्यु दर 6 हो गई है, जो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक और दिल्ली में सबसे कम। ठीक है। आगे हम कुछ और देख लेते हैं, तो जो भारत का जो सबसे बड़ा जियो वर्ल्ड सेंटर कहाँ हुआ, मुंबई के बांद्रा कुर्ला में। देश का जो पहला डिपॉजिटरी है वो कहाँ, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, कहाँ पे, जिसमें 6 करोड़ डीमैट खाता है। ठीक है। सौभाग्य योजना के तहत
सौर विद्युतीकरण में अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बन गई है? डाबर बन गई है। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण बचाओ अभियान स्टार्ट किया गया। बैंकिंग इतिहास का जो सबसे बड़ा घोटाला है वो कौन किसके द्वारा किया गया? तो जो एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड था उसका, और इसके जो अध्यक्ष निदेशक कौन से? ऋषि कमलेश अग्रवाल। ठीक है। नीति आयोग का एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है। उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर से जुड़े 12 संकेत पर किया जाता है। बिहार सबसे अधिक निर्धन है, सेकंड पे झारखंड है, और थर्ड पे हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। आगे, सबसे कम निर्धनता कहाँ है? केरल में, सेकंड पे गोवा, और थर्ड पे सिक्किम। आगे हम देख लेते हैं जो दूरसंचार परिदृश्य है उसमें क्या है कि ट्राई के अनुसार देश में सर्वाधिक टेली डेंसिटी कहाँ है? दिल्ली में, और सबसे कम कहाँ है? बिहार में। ठीक है। यूपी नीचे से सेकंड स्थान पे है। आगे हम देख लेते हैं प्रमुख मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को। रिलायंस जियो 36% शेयर के साथ, एयरटेल 30, वोडाफोन इंडिया 23%, और बीएसएनएल चौथे स्थान पे 9%। ठीक है। अगला हम देख लेते हैं एयर इंडिया का पूर्ण स्वामित्व टाटा समूह को दे दिया गया है। ठीक है। आगे देख लेते हैं जो इसको सरकार ने जो किया था 18,100 करोड़ रुपए में, सरकार को 2700 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। और जो टाटा थी उसको स्टेब्लिश किया था 1932 में जेडी टाटा के द्वारा, टाटा एयरलाइंस के नाम से। ठीक है। और 69 वर्ष बाद फिर से पुनः टाटा को वापस हो गई। तो 29 जुलाई 1946 को उसका नाम टाटा एयरलाइंस बदल के एयर इंडिया कर दिया गया था। 1953 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है। तो जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसके द्वारा एक नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की गई। कहाँ? नासिक महाराष्ट्र में, और देवास मध्य प्रदेश। ठीक है। और इसके अलावा दो अन्य प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? एक कर्नाटक में मैसूर में, और एक कहाँ? सालबोनी पश्चिम बंगाल में। ठीक है। जो कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में काम करता है। ठीक है। अब भारत में सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति के उद्यमी हैं उनकी कहाँ पे है? उद्यमी वाले राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र फर्स्ट पे है, तमिलनाडु सेकंड पे है, और उत्तर प्रदेश फोर्थ पे है। ठीक है। आगे आ जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी भरोसेमंद कंपनी का पुरस्कार किसको दिया गया? कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया। आगे, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट जो जारी की गई उसमें डॉलर करोड़पति परिवार 7 करोड़ या 1 मिलियन डॉलर की संख्या में 11% बढ़ोतरी होगी। और सर्वाधिक करोड़पति वाले शहर कौन से हैं? सबसे अधिक मुंबई में, फिर दिल्ली में, तब कोलकाता में। भारत का जो सबसे पहला संदेश वाहक पॉप्स बना कौन सा? पेटीएम मनी द्वारा। ठीक है। फार्मोसा बैंड जो ताइवान का है और धन एकत्रित करने वाले प्रथम भारतीय बैंक बन गई कौन? एसबीआई से 30 करोड़ डॉलर। ठीक है। भारत का जो सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाने वाली कंपनी कौन है? गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आगे हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम कौन कौन से हैं। तो ग्लोबल मार्केट आउटलुक फॉर सोलर पावर लॉन्च हुआ। इसमें क्या 2021 में वैश्विक स्तर पर कुल संचालित सौर ऊर्जा क्षमता कितना है? 940 गीगावाट। ठीक है। आगे 2021 की शुरुआत में कितना वो था? 302 गीगावाट, जिसमें सोलर 168 गीगावाट था। ठीक है। और वायु से 93 गीगावाट, हाइड्रो से 25 गीगावाट, बायोमास से 10 गीगावाट। ठीक है। सौर ऊर्जा क्षमता में सर्वाधिक क्षमता वाले देश कौन से हैं? चीन फर्स्ट पे, अमेरिका सेकंड पे, और इंडिया थर्ड पे। ठीक है। आगे हम अगला देख लेते हैं इंडिया डेवलपमेंट और सर स्थापित कुल सौर ऊर्जा में से देश कौन सा? चीन फर्स्ट पे, अमेरिका सेकंड पे, थर्ड पे जापान, इंडिया फिफ्थ पे। ठीक है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जारी हुआ है जिसको एडीबी द्वारा जारी किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, जिसके हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। ठीक है। इसमें भारत क्या 8.9% शेयर है। विश्व का आर्थिक आउटलुक आईएमएफ द्वारा जारी किया गया 8.2%। अच्छा, इसके द्वारा जो भारत का वो है ग्रोथ है 8.9% की बात कही गई, सॉरी। विश्व का आर्थिक आउटलुक आईएमएफ द्वारा जारी किया गया है जिसमें 8.2% ग्रोथ की बात की गई। आगे हम देख लेते हैं हुरून इंडिया रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी फर्स्ट पे, गौतम अडानी सेकंड पे, और कोई
ब्रांड फाइनेंस की शीर्ष 500 कंपनियों में एप्पल फर्स्ट पे, अमेजन सेकंड पे, गूगल थर्ड पे और टिकटॉक सबसे आगे तेजी से आगे बढ़ रहा है। एशिया के सबसे शक्तिशाली देशों में भारत का स्थान का स्थान चौथा है। और ये एशिया पैसिफिक है, एशिया नहीं है सिर्फ ना, एशिया पैसिफिक के देशों में। तो फर्स्ट पे यूएसए, फिर चाइना, फिर जापान, फिर इंडिया। ठीक। द वेल्थ रिपोर्ट नाइट फ्रैंक द्वारा जारी की गई है, जिसमें भारत का स्थान तीसरा है, अमेरिका का फर्स्ट, चाइना का सेकंड, अमेरिका का थर्ड, सॉरी, इंडिया का थर्ड। इन इक्वालिटी किल्स रिपोर्ट दुनिया के 10 सबसे धनी जो हैं वो 3.1 गरीब जनसंख्या के संपत्ति के बराबर है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। विश्व का जो सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता हुआ है, आरसीईपी लागू हो गया, जिसमें 15 देश शामिल हैं, 10 एशियान के और 5 अन्य देश हैं। ठीक है, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड। अगला हम देख लेते हैं। गोल्ड डिमांड ट्रेड्स रिपोर्ट आई, जिसमें भारत में 78.6% की वृद्धि हुई। मेटावर्स स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन है? जेपी मॉर्गन। भारत में यूपीआई प्रणाली अपनाने वाला पहला देश कौन सा? नेपाल। ठीक है, और इसके अलावा पूरे ऑल वर्ल्ड में एलन मस्क सबसे अधिक अमीर आदमी है। विश्व भुखमरी सूचकांक जो है इसमें भारत का 101वां स्थान 116 देश में भूख खतरनाक स्तर पे है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं वैश्विक सूची। फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में एलन मस्क टॉप पे है, कोई मतलब नहीं है। वो इंडिया में मुकेश अंबानी है। आगे फॉर्चून की ग्लोबल 500 जो लिस्ट है उसमें वॉलमार्ट शीर्ष पे है। ठीक है, भारत की 7 कंपनियां 500 में से। जो फर्स्ट पे क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। गिविंग इंडेक्स में क्या है कि चैरिटी फाउंडेशन द्वारा की जाती है, जिसमें इंडोनेशिया प्रथम पे है, भारत 14वें स्थान पे है। और कुछ इम्पोर्टेंट बस, और कोई कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। थैंक यू दोस्तों।